नमस्कार दोस्तों। आज यानी 21 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है हमारी संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर में, जिसका नाम है द डिक्लेरेशन ऑफ कंट्रीज एज स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बिल 2016। कितने स्पॉन्सर हैं? एक दो। देखिए ये बिल क्या कहता है। ये बिल कहता है कि जो ऐसे स्टेट्स, ऐसे कंट्रीज जो कि आतंक को पनाह देते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उनके इवन सिटीजन्स पे भी सैंक्शंस लगाए जाएं। किस तरह के सैंक्शंस? लीगल सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रैवल सैंक्शंस, ताकि इस प्रकार के देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके नागरिक हमारे देश में ना आ सके। यानी पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित करता है ये जो प्राइवेट मेंबर का बिल है। यह पेश किया गया राजीव चंद्रशेखर के द्वारा में। लेकिन इसका विरोध किया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, हम जिनेवा कन्वेंशन के दायरे में बंधे हुए हैं। हम इस तरह से किसी अपने पड़ोसी मुल्क को टेरर स्टेट नहीं घोषित कर सकते। और इस जिनेवा कन्वेंशन आपको पता 1963 में साइन की गई थी, जिसमें हाई कमीशन और जो डिप्लोमेट्स हैं वो दूसरे देश में जाके काम करते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, हमारे ट्रेड रिलेशंस भी हैं, तो अगर हम अपने किसी पड़ोसी मुल्क को टेरर स्टेट डिक्लेयर करते हैं तो इससे हमारे जो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करेंगे और हम इस ट्रीटी का उल्लंघन करेंगे। और फिर देखिए, अब बात यह उल्लेखनीय यहाँ पे ये भी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ में काफ़ी बार जो संबंधों में खटास आई, चाहे वो कारगिल का युद्ध मान लीजिए 1999 में, वो पहले बार छोड़िए, 65-71 की लड़ाई आप छोड़ दीजिए, 99 का कारगिल का युद्ध मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए 2001 में ऑपरेशन पराक्रम था। ऑपरेशन पराक्रम क्या था? देखिए, ऑपरेशन पराक्रम में क्या हुआ था पता है? हमारी संसद पर अटैक हुआ था 2001 में। तो उस टाइम पे ना हमने हमारी जो काफ़ी मात्रा में हमारे जो आर्मी पर्सनल थे उनको हमने मोबिलाइज किया था बॉर्डर पे। यानी हमने संगठित किया था, उनको बुला लिया था बॉर्डर पे। काफ़ी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, संसद पे हमले के बाद में। जो जैसे हमने हमारी सेना वहाँ पे मोबिलाइज करी बॉर्डर पे, तो इस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन पराक्रम। तो बात यह है कि कारगिल के दौरान भी और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भी हमने डिप्लोमेट्स नहीं बुलाए। यानी हमारे जो एम्बेसडर वगैरह थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे उस टाइम भी। तो अभी हुआ क्या था? अभी यूरी अटैक के बाद में हमने क्या किया था? हमने जो हमारे एम्बेसडर वगैरह थे, जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, उनको कहा था कि आप अपने बच्चों को अगर पाकिस्तान में पढ़वा रहे हो तो उनको वापस भेज दीजिए इंडिया के अंदर में, वहाँ पे लोकल स्कूल में भेजना बंद कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये पूरी न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने विरोध किया कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर किया जाए। तो अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ में। ट्रंप ने एक बिल पेश किया था जिसमें उन्होंने 7 मुस्लिम कंट्रीज़ के नागरिकों पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा था कि 7 मुस्लिम कंट्रीज़ के नागरिक जो हैं यूएस में नहीं एंटर कर सकते। और उन्होंने काफ़ी सारे नॉर्म्स भी किए थे। उन्होंने कहा था कि सीरिया के रिफ्यूजीज़ को पनाह हम नहीं देंगे। बाद में हुआ क्या था? वहाँ की लोकल कोर्ट ने, वहाँ की लोकल न्यायपालिका ने इस बात का विरोध कर दिया था और ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव डिसीजन पर रोक लगा दी थी। अब ट्रंप कहाँ मानने वाले हैं? ट्रंप फिर से एक नया बिल लेके आए हैं। फिर से वो रोक लगाने जा रहे हैं नए रिवाइज करके बिल में। वही 7 मुस्लिम देश जो पहले जिन पर रोक लगाई थी कि 7 मुस्लिम देश के नागरिक नहीं आ सकते यूएस के अंदर में, फिर उन्होंने वही 7 मुस्लिम कंट्रीज़ के नागरिकों पर रोक लगाने की बात कही है। लेकिन अब नया बिल जो वो लाने वाले हैं उनमें थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स यानी ड्यूल सिटीजन्स ऑफ यूएस। पहले क्या था? पहले वाले बिल में क्या था? इवन जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स, यानी ग्रीन कार्ड होल्डर क्या कौन होते हैं? देखिए, जिनके पास में परमानेंट अनुमति होती है कि वो यूएस में जाके काम कर सकते हैं, पूरी लाइफ उनके पास में यह अनुमति रहती है, वो होते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स। और इवन जिनके पास में दोहरी नागरिकता है यूएस की और जो इन 7 में से किसी मुस्लिम कंट्री की भी। पहले वाले बिल में तो इन दोनों को भी बैन लगाया था, लेकिन अब इन दोनों चीज़ों की, यानी जिसके पास में ग्रीन कार्ड है या फिर जो ड्यूल सिटीजनशिप है, उन पे बैन नहीं लगाया जाएगा। और पहले हुआ कैसे था? देखिए, पहले यूं हुआ था कि ट्रंप ने आते ही बैन लगा दिया। यानी जिन पे पहले का वीज़ा मिला हुआ है वो भी, अब मान के सोच के देखिए, मान लीजिए 11 तारीख को बैन लगाया ट्रंप ने। अब 10 तारीख को कई बंदे ऐसे होंगे जो 10 तारीख को यहाँ से चले होंगे इराक, सीरिया, येमेन या सोमालिया में से। अब वो 11 को पहुंचेंगे, वो यूएस के एयरपोर्ट पे पहुंचे और उनको पता लगा कि यहाँ पे तो बैन लगा दिया है। तो काफ़ी एक कैओस क्रिएट हो गया था वहाँ के एयरपोर्ट्स पे। तो अब यूएस यानी ट्रंप ने ऐसा कहा कि देखिए, जिनके पास में वीज़ा है ऑलरेडी उनको नहीं रोका जाएगा, यानी नए वीज़ा नहीं दिए जाएंगे इन 7 कंट्रीज़ में। थोड़ा भी संभल के खेल रहे हैं, थोड़ा भी समझदारी से काम ले रहे हैं ट्रंप। मतलब वैसे तो पता नहीं बेवकूफ़ी है समझदारी जो भी ये कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में है। अब देखिए, सीरिया को भी सिंगल आउट नहीं किया इस पूरे मसले पे। अब सीरिया के जो पहले तो उन्होंने कहा था कि सीरिया से रिफ्यूजीज़ को नहीं अलाउ किया जाएगा, अब सीरिया को भी छोड़ दिया। मतलब एक तरह से सिंगल आउट नहीं किया जाएगा,
पूरी जो वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं वो मेरिट पे देखी जाएंगी। पहले तो उन्होंने आउटराइटली बैन लगा दिया था कि सीरिया से तो जो बंदे आएंगे रेफ्यूजीज उनको तो एंट्री नहीं किया जाएगा। तो ये है, आगे से काफ़ी सारे आर्टिकल्स आएंगे, बस थोड़ा सा न्यूज़ का पता होना चाहिए। अगला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, उत्तराखंड में पिछले साल भयानक आग लगी थी जंगल के अंदर में, काफ़ी नुकसान हुआ था। 4,434 हेक्टेयर फॉरेस्ट जल के खाक हो गया था। काफ़ी सारे नुकसान होता है। देखिए, जो हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे लिए अमूल्य निधि है, प्रीशियस सोर्स है हमारे लिए, और काफ़ी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ था, और जो जीव जंतु हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ था। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी काफ़ी फैला था। तो अब देखिए, पिछले साल की आग के बाद ये खबर है कि हमने पिछले साल की आग से इस साल भी कुछ खास सबक लिया नहीं है। पिछले साल देखिए आग इतनी भयानक थी कि MI-17 हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया गया था टू डाउस दैट फायर, एंड हाई कोर्ट आल्सो ऑर्डर्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड यूज द फोम टू डाउस द फायर। इस तरह की बात थी। अब ये आते हैं कि अभी भी हमने कोई खास सबक नहीं लिया, और वैसे जो अभी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि देखिए, इस बार अगर आग लगी तो हम लोकल जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करेंगे। और ये क्योंकि देखिए वो ज़्यादा सक्षम है, वो ज़्यादा कैपेबल है आग को बुझाने में। और इस बार हम फायर अलर्ट्स को सेंड करेंगे, SMS से फॉरेस्ट गार्ड्स को भेजेंगे हम, जो भी फायर अलर्ट्स हैं। क्योंकि देखिए गर्मियों के सीजन में मानसून से पहले ज़्यादा आग लगती है, तो एक तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता लग जाता है, अनुमान हो जाता है कि इस मौसम में आग लगने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और पिछली बार तो इन्होंने आग लगने के बाद में अलर्ट्स भेजी थी, इस बार आग लगने से पहले भी अलर्ट्स भेजेंगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सहायता से। और देखिए, अभी तो सीजन शुरुआत ही हुई है, अभी कुछ क्षेत्रों में आग लग चुकी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, मुंशियारी रीजन, और अल्मोड़ा, पिंडर वैली, चमोली डिस्ट्रिक्ट, और काफ़ी जगह पे आग लग चुकी हैं। और ये लोकल अथॉरिटीज़ कह रही हैं जो आग लगी है वो वन पंचायत में लगी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एरिया है वहाँ पर नहीं लगी है। वन पंचायत क्या होता है? वन पंचायत आपने देखा होगा कि 1972 जो वाइल्ड लाइफ एक्शन वो था, हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट था, उसमें कम्युनिटी रिजर्व था, तो कम्युनिटी रिजर्व को ये वन पंचायत कह देते हैं कई बार। अब देखिए, अब कोई आपसे पूछे तो आग लगती क्यों है? आग देखिए दो कारणों से लग सकती है, एक नेचुरल कारणों से, एक मैन मेड कारणों से। नेचुरल कारणों में क्या आएगा? देखिए, जो नेचुरल रीजन्स हैं वो उसमें आएंगे ड्राई लीव्स, यानी सूखे पत्ते या पेड़ पौधे, झाड़ियाँ वो होती हैं, उनकी वजह से आग काफ़ी लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे इस सीजन में मॉइस्चर की काफ़ी कमी हो जाती है। तो मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है, जब जैसे बिजली जो गिर जाती है कई बार, या फिर इस तरह की चीज़ें होती है, उससे आग लग जाती है नेचुरल रीजन से। और मैन मेड तो आपको पता ही है, अगर कोई घूमने गया तो सीजन मॉइस्चर की कमी है, सूखे पेड़ पत्तियाँ हैं, किसी ने बीड़ी सिगरेट वगैरह गिरा दी टूरिस्ट ने, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, यानी एक एरिया को साफ करके खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, अगले एरिया को जलाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी बार आग लग जाती हैं। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये भी है कि देखिए, आज जो मानव की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी मैन मेड एक्टिविटीज़ ऐसी हैं काफ़ी बार की, वेस्ट का डिस्पोजल जब होता है तो उससे काफ़ी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो भी आग लगाने में काफ़ी एक प्रकार से एंकरेज करती है। और सहायक तो नहीं कह सकते, बेकार की बात है। सहायक सिद्ध होना तो तब कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम हो, बेकार ही काम है, आग लग रही है तो। और उसके बाद में देखिए, एनिमल्स को भगाने के लिए भी काफ़ी बार आग लगाई जाती है, जो कि एक बड़ा आकार धारण कर लेती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो अब ये आता है कि करना क्या चाहिए हमें, फॉरेस्ट फायर को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? नैरो लेंस बना दो। नैरो लेंस मतलब डिफरेंट पैचेज है, जैसे फॉरेस्ट की ये पैच है, ये पैच है, तो बीच में एक नैरो लैंड बना दो ताकि आग फैल ना सके। मतलब यहाँ पे आग लगी नहीं हुई है तो यहाँ पे आग लगी हुई है, तो यहाँ पे लैंड है अभी खाली है, यहाँ पे आग नहीं है, तो एक नैरो लैंड बनाओगे तो इस तरह की लैंड वो होगी, इस तरह का मटेरियल उसमें यूज होगा कि वो आग आगे नहीं फैल सकेगी। ट्रेनिंग दे दो अच्छे से। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है कि आग पे कई बार क्या होता है कि इस डिजास्टर पे अभी काफ़ी ध्यान दिया नहीं गया है हमारे देश के अंदर में, तो आजकल इस तरह की डिजास्टर्स उभर के आ रही हैं, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। आग लगती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कर रही होती है, NDRF अपने हिसाब से बेस्ट कर रही होती है, और बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं लोकल अथॉरिटीज़, कोऑर्डिनेशन नहीं होता आपस में, काफ़ी दिक्कत आती है, तो कोऑर्डिनेशन की तरफ कदम उठाए जाएँ। फिर बात आती है कि देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो भी इस तरह से करी जाए ताकि मीथेन गैस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि मीथेन गैस ही तो सहायक सिद्ध होती है। दोबारा से सहायक बोला। चलिए देखिए, उसके बाद में क्या है, प्री फायर अलर्ट्स, यानी जो कर ही रहे हैं इस बार, आग लगने से पहले मौसम के हिसाब से कि आग लगने वाली है तो पहले से सूचित कर दो लोकल गार्ड्स को, ताकि वो पहले से तैयार कर सके अपने आप को। नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए फॉरेस्ट फायर्स पे, और सैटेलाइट्स की सहायता से भी जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जो भेद्य एरियाज़ हैं, उनको मॉनिटर किया जा सके, इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ ये है कि देखिए, आंध्र प्रदेश में एक लेक है
कोलेरू लेक, यहाँ पे देखिए कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश के अंदर में। साफ पानी का काफ़ी बड़ा सोर्स ये है, कोलेरू लेक जो है यहाँ पे है। लेक्स वगैरह की लोकेशंस ध्यान से देखना, जब भी आए ना जो न्यूज़ में ये लेक्स वगैरह होती है तो प्रीलिम में इन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज़ में होती हैं, खास करके वो। अब देखिए एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, पहले तो ये देख लीजिए आप, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है क्या? बॉडी है, हमने की थी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आती है। एडवाइस करती है गवर्नमेंट को, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है उनको कैसे फ्रेम करे सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड एडवाइस देती है। ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये जो जिसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और ये बॉडी है, अब इन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप की स्थापना की थी। एक्सपर्ट ग्रुप क्या था? ये था कि देखिए वर्किंग ग्रुप की स्थापना इन्होंने करी थी, किस बात के लिए की वो देख लीजिए। एक वहाँ पे ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक रेजुलेशन लाने जा रही है जिससे वो कुलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहीं के लेक के आसपास है, कुलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कम करने जा रहे हैं। जबकि इन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था कि यह देखने के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट एरिया कम करती है इसका कुलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देखिए एरिया कम मत कीजिए और इससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा और मतलब काफ़ी बुरा इसका नुकसान होगा। बस यही है खबर जो है। अगला है काफ़ी ना आज एक पूरे पेज पे, नेशन के एक पेज पे बहुत बड़ी रिपोर्ट आई हुई है एल्डर सिटीजन्स पे। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किया आज इस रिपोर्ट से, काफ़ी टाइम लग गया इस चीज़ में। देखिए ये कहते हैं कि कुछ तो पहले इंपॉर्टेंट डेटा है, 80% जो एल्डर्स हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स, वो गाँव में रहते हैं। जो माइग्रेशन होता है वो गांव से शहरों के बीच में जो होता है वो यंग लोगों का ज़्यादा होता है जॉब लेने के लिए, जबकि बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं। और सर्विस डिलीवरी एक चैलेंज है, उनको किस प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। काफ़ी बार तो ये होता है कि जो उनके बेटे होते हैं, उनके सन्स और वो चिल्ड्रंस जो होते हैं खास करके, वो देखिए वो उनको एक कई बार तो ये होता है वो सक्षम नहीं हो पाते, कैपेबल नहीं हो पाते कि अपने बूढ़े माँ बाप को वो जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो संपन्न नहीं होते, पैसों की कमी होती है। काफ़ी बार तो ये होता है, काफ़ी केसेस में ये होता है कि उनके पास में विल पावर ही नहीं होती, वो करना ही नहीं चाहते, यानी वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज की दुनिया में होता है ऐसा, और हेजिटेंस यानी हेजिटेंट रहते हैं वो। अब देखिए अब दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब जितने बूढ़े लोग हैं उनमें से भी फेमिनाइजेशन हो रहा है उनका, यानी ज़्यादातर जो हैं 51%, एक डेटा था 51% जो है वो फीमेल हैं। ये तो देखिए एक साइंटिफिक फैक्ट है, आपको भी पता होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो फीमेल ज़्यादा होते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा होती है। 33% जो बूढ़े लोग होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसीलिए वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। और एक तरह से कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपनी हेल्थ को सीरियस भी नहीं लेते, क्योंकि इस एज में जब वो जाते हैं यानी 60 साल की उम्र के बाद, उन्हें लगता है कि जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है वो एज के हिसाब से हो रही है, यानी एज के हिसाब से हो रही है, नहीं तो उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, एज तो होती होती है, वैसे भी काफ़ी तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनका इलाज संभव है जिसे इग्नोर करते हैं जो एल्डर सिटीजन्स होते हैं। वो होना क्या चाहिए, कुछ सोल्यूशन भी हैं। देखिए वैसे तो एक एक्ट है, हमेशा याद रखिए, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2008 में आया था शायद, ये पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। जो ये एक्ट है इसको याद रखिएगा, जब भी एल्डर सिटीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसको याद रखिएगा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट किस साल में आया था वो देख लेना है, 2008 में आया था क्या पहले आया था, जब भी आया था ये। देखिए इसमें यह है कि अगर कोई चिल्ड्रंस अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते या फिर उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, तो एक प्रॉपर प्रावधान है इस एक्ट के अनुसार, ये कोर्ट में जा सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं कोर्ट में जाके वो कह सकते हैं कि ये देखिए हमारे राइट से हमें वंचित किया जा रहा है और हमारे चिल्ड्रंस हमें सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए आमतौर पे पुलिस में, कोर्ट में तो सोच भूल ही जाइए, मतलब पुलिस के पास भी वो जा सकते हैं। कोर्ट में जाने में तो कितना पैसा वेस्ट होगा, उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर का भी नहीं पता होता कि कोर्ट में किसके पास में जाके क्या मांगे। आमतौर पे पुलिस के पास भी वो जाते हैं, तो पुलिस वालों को भी इन लोकल एक्ट्स के बारे में और इन जो कानून के बारे में पता नहीं होता, उनके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो ओवरबर्डन रहते हैं। आमतौर पे पुलिस वाले हैं जो इन चीज़ों पे वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, वो ध्यान नहीं देते। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए चिल्ड्रन की तरह एक कानून होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कमेटीज़ हैं उसी प्रकार से जो एल्डर सिटीजन्स प्रोटेक्शन कमेटीज़ होनी चाहिए। और जैसे चिल्ड्रंस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन है 1098,
ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन होनी चाहिए, और एनजीओ का पार्टिसिपेशन प्रॉपर और ट्रेन प्रोफेशनल से मिल के काम करें, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ये इनका यूज किया जाए पैलिएटिव केयर के लिए, यानी बूढ़े लोगों की केयर के लिए उनके सेंटर्स में, और खास करके इनको इस्टेब्लिश किया जाए हॉस्पिटल्स के अंदर में, ताकि जो हमारे एल्डरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको केयर प्रोवाइड की जा सके। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे इनका है। पेपर 2 में भी इसका आ सकता है क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्या आर्टिकल है, एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये विजय माल्या से रिलेटेड है। देखिए, विजय माल्या ने काफ़ी कर्ज लिया बैंकों का, नहीं चुका पाए, विदेश में भाग गए। अब उनकी एक्स्ट्राडिशन करवाना चाहती है हमारी सरकार कि वो वापस उनको लाया जाए हमारे देश के अंदर में, और उन पर मुकदमा चलाया जाए, और जो भी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। तो यूके से उन्हें बुलाना है, तो यूके से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक्स्ट्राडिशन कीजिए विजय माल्या की, तो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको मना कर दिया था। अब हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी की सहायता लेने वाले हैं। तो बस एक ट्रीटी का पता होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं इस न्यूज़ में। ये ट्रीटी देखिए, इसका आर्टिकल नंबर 11(1)(d) ऑफ 1995 ट्रीटी, ये किस लिए होती है? ये एक एग्रीमेंट होता है कि दो कंट्रीज़ के, दो देशों के बीच में, जिसपे वो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें और इंफॉर्मेशन के बारे में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कर सकें, ताकि दोनों में से किसी भी देश का जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाई जा सके। इस प्रकार से ये ट्रीटी है। तो इसका यूज़ करके अब इंडिया विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट करवाना चाहता है यूके से। अगली जो न्यूज़ है वो श्रीलंका से रिलेटेड है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर, वो श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं, और वहाँ पे वो तमिल पार्टीज़ को समझाने में लगे हैं। क्या समझाने में लगे हैं, इसका देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। देखिए 2008 में वार हुआ लिट्टे के अगेंस्ट में। लिट्टे को ख़त्म किया श्रीलंका की आर्मी ने वहाँ पे। तो लिट्टे क्या था? लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिस प्रकार से वो अलग देश की मांग कर रही थी श्रीलंका में। वो कह रहे थे कि तमिल लोग जहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है अपना, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ का जो नॉर्थ एरिया था ना श्रीलंका का, जाफना, और जो थोड़ा ईस्ट का एरिया था, ईस्ट का यहाँ पे काफ़ी एक संख्या में हमारे तमिल्स रहते थे। तो वो अलग से देश की मांग करने लगे थे श्रीलंका के अंदर में। तो 2008 के आसपास राजपक्षे की वहाँ पे सरकार थी, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वार किया और जो इस लिट्टे की ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था तब काफ़ी अत्याचार हुआ तमिल्स पे। वहाँ पे उनकी ज़मीनें थी वो ले ली गई आर्मी के द्वारा, उन निर्दोष लोगों को सज़ा दी गई, और काफ़ी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स काफ़ी सारे लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। इनकी डिमांड ये है वहाँ पे तमिल लोगों की, अलग से देश अब वो नहीं मांगते। वो कहते हैं कि प्रॉपर ऑटोनमी मिलनी चाहिए, यानी ये कहते हैं कि जो नॉर्थ का एरिया है और ईस्ट का एरिया है इनको कन्वर्ज कर दो, मिला दो पूरे रीजन को, और इसे पूरे रीजन को ऑटोनमी दे दो, कुछ ज़्यादा राइट्स दे दो, ताकि वो श्रीलंका के अंदर रहकर ही अपने राइट्स को बचा सकें। अब एस जयशंकर गए हैं, उन्होंने तमिल पार्टीज़ को वहाँ पे कहा है श्रीलंका के अंदर में कि आप एक तरह से हार्डन अप्रोच ना अपनाएं, क्योंकि अभी श्रीलंका में ना संविधान बनने जा रहा है, यानी संविधान में चेंज होने जा रहा है। तो उसमें एक प्रकार से ये मांग कर रहे हैं तमिल जो पार्टीज़ हैं कि हमारे राइट्स को सुरक्षित रखा जाए, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जा रहा है, और इंश्योर किया जाए कि हमें प्रॉपर राइट्स मिले, ऑटोनमी मिले। और वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे जो नॉर्दर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन को कन्वर्ज कर दिया जाए। और इस बात पर देखिए और भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। तमिल पार्टीज ने कहा कि जो जिस एरिया को कहा था, यानी अब राजपक्षे के बाद में सिरिसेना की गवर्नमेंट आ चुकी है श्रीलंका के अंदर में, वो इसी मुद्दे पर चुन के आए थे कि वो तमिल जो लोग हैं उनको ज़्यादा राइट्स देंगे, और उनके खिलाफ हुए जो अत्याचार हुए थे और उनको रिवर्स करेंगे। तो उसमें से जो पहला था देखिए कि मिलिट्री द्वारा जो लैंड ऑक्यूपाई किया गया हम उसे वापस कर देंगे, यानी तमिल के पार्टीज कह रही हैं अभी वापस नहीं किया गया है, ना ही तमिल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा गया है, और बाकी जो डिसअपियर हुए थे हमारे तमिल लोग उनको भी नहीं छोड़ा गया है। इस प्रकार से बात है, वो कंसर्न्स हैं, उस बारे में भी न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये पूरी खबर है इसी से रिलेटेड। अगली जो न्यूज़ है वो देखिए यूरोप से रिलेटेड है। यूरोप का एक डेलीगेशन आया हुआ है यूरोपियन यूनियन का हमारे देश में एक प्रकार से बात करने के लिए। हुआ क्या देखिए, यूरोप और हम ना काफ़ी सालों से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है हमारी, और उस पर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। 2013 से पहले की भी बात है, लेकिन 2013 से असल में बातचीत स्टार्ट हुई थी। 16 राउंड्स की नेगोशिएशन अभी तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन कर पाए हैं हम यूरोप के साथ में। अब वो अपने कंसर्न बताते हैं।
एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी तो आपको पता है क्या होती है। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दो देशों के बीच में साइन होती है ताकि एक दूसरे की कंपनीज जब एक दूसरे के देशों में इन्वेस्ट करें तो वहाँ के उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, या फिर लोकल उनके साथ में किसी तरह का इनजस्टिस ना हो। अगर होता है तो प्रॉपर प्रोविजन हो कि वो किसी भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत में सोल्यूशन पास करें और जस्टिस न्याय उन्हें मिल सके, उस पर उसलिए होती है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो कुछ कारणों के तहत में इंडिया ने ना अपने धीरे धीरे अपने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो खत्म कर रही है इंडिया। जैसे 30 नवंबर को बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो नीदरलैंड के साथ में था वो खत्म हो गई, हमारी लैप्स हो गई, हमने रिन्यू नहीं की। और भी काफ़ी सारे देशों के साथ में, यूरोप के कंट्रीज़ के साथ में ये लैप्स हो जाएंगी। हमारा कहना है कि ये जो है कंपनीज हैं ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का गलत फ़ायदा उठाती हैं, जबकि यूरोप वाले ये कहते हैं कि आप ऐसे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज यानी BITs हैं इनको ख़त्म मत कीजिए, इनको तब ख़त्म कीजिएगा जब कम से कम फॉरेन ट्रेड जो हमारा FTA है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए, या फिर BTIA ये है बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा एग्रीमेंट है जो हम यूरोपियन यूनियन के साथ में अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन वाले ये कहते हैं कि आपने जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को ख़त्म किया है इसे कम से कम 6 महीने तक और एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि मीनवाइल हम या तो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें या फिर BTIA इसको एक कंक्लूजन तक पहुंचाया जा सके। उससे रिलेटेड ये पूरी खबर है। अब अगली जो न्यूज़ है वो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश के 31वें स्थापना दिवस पर एक स्पेशल पैकेज दिया गया। यहाँ के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सुधारने के लिए, पुलिस वगैरह में पैसे लगाने के लिए, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। बस इतनी ही न्यूज़ है। कई बार UPSC बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लेती है कि कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट को उसके स्थापना दिवस पे एक स्पेशल पैकेज दिया गया था गवर्नमेंट ने। तो बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। अगली न्यूज़ काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। देखिए ये न्यूज़ है चाइना की। हमने देखिए अभी क्या, हमारी इसरो ने एक वर्ल्ड कीर्तिमान स्थापित किया। 104 सैटेलाइट्स को एक ही बार में हमने लॉन्च किया। इसके अलावा जो बेंगलोर में हमारा एरो शो हुआ था, यानी एयर एग्जीबिशन हुआ था। अब इन दोनों बातों पे ना चाइना में कंसर्न्स हैं, और चाइना के जो लोकल अखबार हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी वहाँ की जो कंट्री, चाइना के खुद के जो अखबार हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने इंडिया की तारीफ करनी स्टार्ट कर दी। और उन्होंने कहा कि ये वेकअप कॉल है चाइना के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, कम से कम अच्छा हो रहा है कुछ तो। और वो कह देंगे देखिए कि इंडिया ना काफ़ी सस्ता प्रोड्यूस कर देते हैं, काफ़ी सस्ता इस प्रकार का ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर देता है इसरो से रिलेटेड। कई फ़ायदे हैं इनके पास में, इंडिया के पास में, क्योंकि हमारे पास में कई कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है जो इस इसरो वगैरह के ऑपरेशंस जो लॉन्च करने के लिए। वो कंपोनेंट्स US से हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि चाइना को वो कंपोनेंट्स नहीं मिल पाते US से। तो एक तो कारण उन्होंने ये लिखा अपने अखबार में। दूसरा वो यूँ कहते हैं कि हमारे पास में मार्केट भी काफ़ी अच्छी है। नासा वगैरह हैं, नासा तो नहीं मतलब जो इवन जो US की जो कंपनीज़ हैं वो सस्ते जो चीज़ें लॉन्च करनी होती है ना वो अमेरिका जैसी, इंडिया जैसी, इसरो जैसी संस्थाओं को दे देते हैं। जबकि चाइना के पास में मार्केट कम है, हमारे पास में मार्केट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है, अभी भी चाइना वाले हमसे काफ़ी ऊपर हैं कॉमर्शियल चीज़ों में। चाइना के लिए तो वेकअप कॉल है ये, अभी भी हम खतरा नहीं है चाइना के लिए यानी। लेकिन अब कहने का इसीलिए तो अखबार लिख रहा है कि चाइना वाले सुधर जाओ, नहीं तो इंडिया आ ही गया ऑलमोस्ट कि वो कॉमर्शियल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज देने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। तो और ज़्यादा इसमें यह है कि देखिए अब जो एयर शो हुआ, हमारा एरो शो जो बेंगलोर में हुआ था, उसमें भी काफ़ी चीज़ों की तारीफ़ की गई वहाँ के लोकल अखबारों में कि हम पहले तो देखिए जब एरो शो होता तो काफ़ी सारी डील्स करते थे हम दूसरे देशों के साथ साइन करते थे, ताकि हमारे जो दूसरे देशों के साथ, ताकि हम वहाँ से जो आर्म्स वगैरह हथियार इंपोर्ट कर सकें। लेकिन अब इस साल तो हमने बल्कि ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं कि हम अपने हथियार दूसरे देशों में बेच सकें। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी मजबूत हो रहा है। एस्ट्रा मिसाइल जो होती है A2 ये हम बेचेंगे, पिनाका मिसाइल भी बेचेंगे, रुस्तम जो ड्रोन होता है, इन मामलों में हम एक तरह से डील करेंगे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में। और हम जो एडवांस्ड लाइट टोरपेडो है $21 मिलियन का, ये भी एक्सपोर्ट करेंगे। इस मामले में हमारी जो रिलायंस कंपनी है जो अनिल अंबानी की, उसने भी एक US के साथ में डील साइन की थी, US की नेवी के साथ में। उनकी वेसल्स की मेंटेनेंस हम करेंगे। और इजराइल के साथ में मिलकर भी हम बराक 8 मिसाइल बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी एक प्रकार से एनालाइज कर रहा है ये सारी चीज़ों को जो चाइना की लोकल न्यूज़पेपर है। अगली जो न्यूज़ है वो साथिया से रिलेटेड है। ये साथिया क्या है? साथिया एक एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की गई है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ये पार्ट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर कौन होते हैं? किशोर होते हैं एडोलसेंट। और देखिए इसमें क्या करेंगे, साथिया एप्लीकेशन क्या करेंगे, किशोर लोगों को यानी एडोलसेंट लोगों को जानकारी देंगी हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए मेरे लिए एप्लीकेशन है ये, किसकी सहायता से? पीयर एजुकेटर्स की सहायता से, जो साथी ग्रुप्स हैं उनकी सहायता से ये
किशोर लोगों को जानकारियाँ देंगे ताकि वो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं उनको मिल सके। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन है, किशोर कौन है, ये सब जो डिटेल्स हैं एप्लीकेशन में आपके लिए नहीं है, ये किशोर लोगों के लिए है, उम्र बढ़ गई है आपकी अभी। देखिए ये है कि अगला जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए 2 मॉक एक्सरसाइजेज कंडक्ट करेगा अर्थक्वेक पे, यानी उत्तराखंड के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये इस प्रकार की एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। और स्टेट गवर्नमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। ये सारे जैसे फायर फाइटिंग, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, तो ये कहीं भी होनी चाहिए, इस पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन से रिलेटेड। देखिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत में 5,590 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें काफ़ी सारे 90,095 घर और ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसेज बनाए जाएंगे। तो डेटा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्कीम थोड़ी सी देख लीजिए। देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम भी कहते हैं अर्बन, और ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जाती है, ये जो अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चलाई जाती है। 2022 तक हमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करनी है और उन घरों में थोड़ा बहुत जो है मेन चीज़ें हैं 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कंप्लीट एक्सेस, 2 करोड़ हमें घर बनाने हैं और टारगेट करेंगे लोअर इनकम ग्रुप्स को और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। तो ये थोड़ी सी जानकारी है। तो आज हम वो नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या वो जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह हैं, क्योंकि आज बहुत थक गया मैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बहुत